खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या था? बेसिकली एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग, गांधी जी डिसाइडेड दैट वी शुड नॉन कोऑपरेट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है तभी तक चल सकती है जब तक हम लोग उनको कोऑपरेट करेंगे। सो दैट्स वाई गांधी जी जो है इस मूवमेंट को बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट करना चाहते थे, सो दैट कि इंडिया के हर एक लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सके। इस और दूसरी चीज़ वो ये भी चाहते थे कि जो हिंदू और मुस्लिम है दे विल गेट टुगेदर, क्योंकि अगर दोनों साथ में मिल के लड़ेंगे, साथ में मिल के पार्टिसिपेट करेंगे, देन इट वहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को हरा सके। क्या होता है जब गांधी जी डिसाइड कर लेते हैं कि हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, मीन्स हर एक चीज़ में ब्रिटिश गवर्नमेंट को नॉन कोऑपरेट करना पड़ेगा। जितने भी जो फॉरेन क्लॉथ्स होते हैं उनको बर्न करना होगा, जो जितनी भी मतलब चीज़ें हैं, हर एक चीज़ें ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करेंगे, तभी जो है ब्रिटिशर्स वीक हो पाएंगे। तो जो हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने का जो गांधी जी का ड्रीम था वो भी पूरा होता है। कैसे पूरा होता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जब एंड हुआ था तो जो ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर मीन्स जो तुर्की था, वो हार जाता है। और ये र्यूमरस फैल जाते हैं कि जो ऑटोमन एम्पायर के जो एम्पायर हैं उनकी मतलब उनके ऊपर एक बहुत ही हार्श जो ट्रीटी है वो इम्पोज की जाएगी। और जो एम्पायर होते थे वो कौन होते थे? वो स्पिरिचुअल हेड होते थे इस्लामिक वर्ल्ड के, जिसको खलीफा बोला जाता था। तो जब मुस्लिम्स को ये बात पता चली कि उनके जो खलीफा है जिसकी वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उसके ऊपर हार्श ट्रीटी इम्पोज की जाएगी, सो मुस्लिम ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू फोर्स ब्रिटेन टू चेंज हर तुर्किश पॉलिसी। तो वहाँ पे जो खलीफा कमेटी जो होती है वो फॉर्म होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना आज़ाद, अजमल खान एंड हसरत मोहानी। तो यहाँ पर ये जो यंग जनरेशन है मुस्लिम लीडर्स की, एक और जो यंग जनरेशन थी जिसमें मुस्लिम ब्रदर्स आते थे, इनको अली ब्रदर्स भी कॉल किया जाता था, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो वो क्या करते हैं, गांधी जी के साथ डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि हमें एक मास लेवल पे जो है हमें एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करना होगा। नागपुर के अंदर जब कांग्रेस का सेशन होता है दिसंबर 1920 में, उस टाइम पे नॉन कोऑपरेशन जो प्रोग्राम है वो अडॉप्ट कर लिया जाता है। और नॉन कोऑपरेशन प्लस जो मुस्लिम्स हैं उनका खलीफा मूवमेंट, तो खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इंडिया की इकोनॉमी पे? तो जो फॉरेन गुड्स होते हैं उनको बाइकआउट कर दिया जाता है, जो लिक्विड शॉप्स होती हैं उन वो देवर पिकेटेड एंड द फॉरेन क्लोथ्स वाज बर्न्ड। तो जो इंपोर्ट होता है फॉरेन क्लोथ का बिटवीन 1921 टू 22 ड्रॉप डाउन हो जाता है। 1921 में 102 करोड़ का इंपोर्ट होता था, जो 1922 में 57 करोड़ ही रह गया। Many merchants and traders refuse to trade in foreign goods or finance foreign trade. लोग क्या करते हैं, जो इंडियन चीज़ों का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप, यूज़ ऑफ खादी वॉज पॉपुलराइज्ड। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पे होती हैं। एंड जो मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन, इट इज़ डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, मतलब कि मूवमेंट में लोग अलग अलग तरीके से इस मूवमेंट को ले रहे थे। कैसे मूवमेंट को अलग अलग तरीके से ले रहे थे कि ये जो रिबेलियन था, ये जो मूवमेंट था, जो कंट्री साइड मीन्स जो विलेज साइड थी, वहाँ पे क्या था, कुछ डिफरेंट टाइप का मूवमेंट था। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वहाँ पे जो विलेजर्स थे, वहाँ के जो पीजेंट्स थे, वहाँ के जो ट्राइबल्स थे, वो इसको डिफरेंट वे से ले रहे थे। पीजेंट्स के लिए इसका पर्पस था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मीनिंग है कि उनके साथ जो टॉर्चर हो रहा है, जो लैंडलॉर्ड्स उनको टॉर्चर कर रहे हैं या जो उनके ऊपर टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे हैं, उनको वो टैक्सेस उनको पे नहीं करने हैं। जो तुलकदार्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, क्योंकि वो डिमांड करते थे हाई रेंट की, ठीक है। तो पीजेंट्स जो थे उनको बेगार भी करना पड़ता था। बेगार होता है कि बिना पेमेंट के वर्क करना। पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू एंड एबोलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। ऐसे ही जो अवध किसान सभा थी वो बनाई गई बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और एक ही मंथ के अंदर जो है 300 ब्रांचेस जो थी
दे हैड बीन सेटअप बाय द विलेजर्स। सेम ऐसे ही जो ट्राइबल पीजेंट्स थे, उनको भी महात्मा गांधी का मैसेज गया और आइडिया ऑफ स्वराज जो था उसको अडोप्ट, मतलब उसको फॉलो किया गया। कॉलोनियल गवर्नमेंट में जो जो फॉरेस्ट एरियाज थे, वहाँ पे भी जो है लोगों को, मतलब लोगों को जो ग्रेजिंग के लिए मना कर दिया जाता था, और जो फ्यूल या जो वुड फ्रूट्स वगैरह थे उनको कलेक्ट नहीं करने दिया जाता था। तो वहाँ के लोगों ने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही जो अलूरी सीताराम राजू थे, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अलूरी सीताराम राजू वो क्लेम दैट ही हैड अ वेराइटी ऑफ स्पेशल पावर्स। तो उनके लीडरशिप में वहाँ के लोगों ने भी मूवमेंट को स्टार्ट किया। बट ये जो मूवमेंट था, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, वो सिटीज़ में काफ़ी स्लो रहा, बिकॉज खादी क्लोथ वॉज मोर एक्सपेंसिव देन मील क्लोथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। जिसकी वजह से क्या होता है, जो मील वाला क्लोथ होता है वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाता। एंड सेकेंडली, जिन स्टूडेंट्स ने जो स्कूल्स को लीव किया था, ब्रिटिश स्कूल्स को, तो उनके पास कोई अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन भी नहीं था जहाँ पर वो एडमिशन ले सके। So that's why students and teachers began trickling back to the government school and lawyers joined back work in government courts. Okay. उसके बाद क्या होता है, एक चोरा चोरी इंसिडेंट हो जाता है। क्या होता है, फैब 1922 में गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नो टैक्स मूवमेंट, कि हम कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे। बट उन्होंने कंडीशन रखी थी कि जो मूवमेंट है वो तभी तक चलेंगे जब तक कि वो पीसफुल रहेगा, हमें कोई भी वायलेंस नहीं करनी है। तो क्या होता है, तो उस टाइम पे जो पुलिस होती है ना, दे ओपन फायर एट द पीपल हु वर टेकिंग पार्ट इन अ डेमोन्स्ट्रेशन विदाउट एनी प्रोवोकेशन। सो लोग जो है, जब लोगों के ऊपर ब्रिटिशर्स फायर कर रहे थे, so people turned violent in their anger and attacked the police station and set fire to it। तो ये जो पुलिस स्टेशन था, ये यूपी के अंदर चोरी चोरा प्लेस पे था। तो वहाँ पर जब वो पुलिस स्टेशन को जो है फायर कर देते हैं, तो उसमें जो जितने भी पुलिस वाले जो होते हैं, उस टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है। सो व्हेन द न्यूज़ रीच्ड गांधी जी, ही डिसाइडेड टू कॉल ऑफ the non-cooperation movement, as he felt that it was turning violent and that the satyagrahis were not properly trained for mass struggle। So इस टाइम पे फिर क्या होता है, गांधी जी नॉन कॉपरेशन को तो बीच में ही बंद कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो है स्वराज पार्टी बनती है। स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। बिकॉज यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आती है कि जो 1928 होता है, 1927 में, सॉरी 1927 में साइमन कमीशन की एंट्री होती है। साइमन कमीशन कौन थे, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट होती है जो इंग्लैंड के अंदर, वो क्या करती है, सर जॉन साइमन की लीडरशिप में एक कमेटी बनाती है और वो इंडिया में उसको भेजती है कि वो जो इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो उसने अभी तक कितना जो है वर्क किया है, वो कहाँ तक सक्सेसफुल रही है, क्या क्या चीज़ें उसने इंडिया में इम्प्लीमेंट की है, मतलब अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन को चेक करने के लिए उसने एक कमेटी भेजी जिसमें 7 मेंबर्स थे, और वो 7 मेंबर्स जो थे ब्रिटिशर्स थे। तो लोगों ने यहाँ पे जो है साइमन कमीशन को बायकॉट किया, दैट कि जो इस कमेटी है इसमें कोई भी एक इंडियन भी इंक्लूड नहीं है, जबकि इंडिया में जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स ने चलाई है उसमें एटलीस्ट 1 इंडियन तो इंक्लूड हो, उनको बताने के लिए कि चीज़ें कितनी सही हैं कितनी गलत हैं। तो कोई इंडियन नहीं था। दैट्स वाई जब साइमन कमीशन 1928 में इंडिया पहुंचा तो बहुत बड़े लेवल पे साइमन कमीशन को बायकॉट किया गया, गो बैक साइमन के स्लोगन्स दिए गए। उसके बाद लाहौर कांग्रेस सेशन जो हुआ 1929 में, वहाँ पे पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई। पूर्ण स्वराज मतलब था कि अब कंप्लीट फ्रीडम जो है उन्हें चाहिए। तो इसी के लिए जो बाद में जो है वो डांडी मार्च स्टार्ट करते हैं। डांडी मार्च जो है एक तरह से इसको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी हम कह सकते हैं। सो डांडी मार्च क्या था, जो डांडी मार्च था उसमें मेनली एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो डांडी मार्च है वो स्टार्ट क्यों किया गया, क्योंकि जो सॉल्ट जो है वो इंडियन पीपल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेसेसरी जो है, एक मतलब एक आइटम है, फूड आइटम है जिसमें उसको यूज़ करते हैं। हालांकि यूज़ बहुत कम होती है बट वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फूड का। और जो सॉल्ट होता था वो इंडिया में ही बनता था, ठीक है। बट इंडियन लोगों के ऊपर उस चीज़ का टैक्स लगता था कि अगर इंडिया में ही बनने वाली चीज़ अगर लोग खरीदते हैं, सॉल्ट खरीदते हैं, तो उसके ऊपर भी उनको टैक्स पे करना होता था। वो खुद जो है सॉल्ट नहीं बना सकते थे। तो महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922। और उसके बाद वो जब स्वराज पार्टी बनती है
तो उसके बाद जो है वो सॉल्ट को एक पावरफुल सिंबल मानते हैं कि इसकी हेल्प से जो है मैं कंट्री को यूनाइटेड कर सकता हूँ। तो सॉल्ट मार्च जो है वो स्टार्ट होता है, गांधी जी अपने 78 वॉलंटियर, ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ जो है अपने आश्रम से, साबरमती आश्रम से दांडी के लिए जो है ट्रैवलिंग स्टार्ट कर देते हैं। सो महात्मा गांधी जो है एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट थी, 5 मार्च 1931 को गांधी जी और जो लॉर्ड इरविन थे उनके बीच एक पैक्ट साइन होता है, ठीक है, जिसको गांधी इरविन पैक्ट बोला जाता है। उसके बाद जो गांधी जी ये सॉल्ट लो जो है स्टार्ट करते हैं, या जो डांडी मार्च स्टार्ट करते हैं वो अपने साबरमती आश्रम से स्टार्ट करते हैं, और डांडी प्लेस जो कि गुजरात में कोस्टल एरिया है, डांडी विलेज तक पहुंच के वहाँ पर खुद सॉल्ट बनाते हैं, फिर बाकी लोग भी सॉल्ट बनाते हैं। और इस टाइम पे जो फीमेल्स थी वो बहुत ही मास लेवल पे इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। फर्स्ट टाइम जो है ऐसा होता है जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में वीमेंस भी पार्टिसिपेट करती हैं, वो अपने बच्चों के साथ घर से बाहर निकलते हैं और इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। विमेन ने भी इस टाइम पे सॉल्ट बनाया था और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। उसके बाद ये मूवमेंट्स जो हैं मतलब सिर्फ ये मूवमेंट नहीं, इसके अलावा बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट होते हैं इंडिया में। लाइक जो बिजनेस था, बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस जो है 1920 में बनी। फिर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिकी जिसको बोलते हैं, वो भी बनाया गया। गांधी जी ने जो हरिजन थे, जिनको जो अनटचेबल थे, जिनको अनटचेबल माना जाता था, उनको हरिजन कॉल किया, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। उसके बाद इस मूवमेंट में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, जो अनटचेबल थे उन्होंने बहुत ही मतलब जो एक तरह से लोअर कास्ट पीपल थे उन्होंने बहुत लो पार्टिसिपेशन रेट दिखाया, बिकॉज उनको लगता था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हिंदू पार्टी है। सेकेंडली इस टाइम पे अंबेडकर जी जो थे, B.R. अम्बेडकर जी, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की। तो सेपरेट इलेक्टोरेट मीन्स कि हमें अलग से हमारे लिए इलेक्शन रखे जाएं। तो फिर गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ 1932 में, जिसमें था कि उनको जो है स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे, बट जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं वो नहीं किए जाएंगे। तो और इस टाइम पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी उनका जो पार्टिसिपेशन था वो भी काफ़ी ज़्यादा कम रहा। ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स बाय मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनको भी लगता था कि जो अगर कांग्रेस की लीडरशिप में इंडिया को फ्रीडम मिलती है तो इंडिया जो है एक हिंदू कंट्री बनेगा, उनको ऐसा लगता था। तो दैट्स वाई। और एक और चीज़ थी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे एक तरह से डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को फेवर कर रहे थे। वो इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिम्स को आपस में लड़ा रहे थे, ताकि क्या हो कि लास्ट तक आते आते जो है हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हो जाएं, और जो वो चाहते हैं, वो ड्रीम जो देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो बिल्कुल डिवाइड हो जाए, वो ड्रीम उनका पूरा हो सके। सो 1932 में जो पूना पैक्ट साइन हुआ था, उसके बाद जो सेंट्रल प्रोविंशियल काउंसिल्स थी उसमें उनके लिए, यानी कि जो अनटचेबल्स थे यानी हरिजन थे, उनके लिए सीट्स को रिजर्व कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे मोमेंट्स के एंड होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मूवमेंट्स जो स्टार्ट हुए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वीक होना स्टार्ट हो गई, एंड फाइनली 1947 में हमें फ्रीडम मिली। बट ये सारी फ्रीडम सिर्फ मूवमेंट्स के बल पे ही नहीं मिली, मतलब नो डाउट कि मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, ठीक है, बटुकेश्वर दत्त, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स का रोल रहा है हमें इंडिया के अंदर या इंडिया को फ्री कराने के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सिंबल्स, कुछ सॉन्ग, कुछ फोकलॉर्स, ठीक है, फोक स्टोरीज भी थी जिनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है नेशनल मूवमेंट्स को स्प्रेड करने में। बिकॉज नेशनल मूवमेंट स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटीज़। तो इन सब की वजह से ही उनके अंदर एक सेंस ऑफ कोलेक्टिव बिलोंगिंगनेस जो थी वो स्प्रेड हुई। सो आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन इज मोस्ट ऑफन सिम्बलाइज्ड इन अ फिगर और इमेज। तो सबसे पहले क्या हुआ, भारत माता की इमेज जो थी वो क्रिएट की गई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1870 में, एंड उन्होंने एक वंदे मातरम सॉन्ग भी लिखा अपने मदरलैंड के ऊपर। जो इंडियन फोक सॉन्ग्स थे वो जो है अलग अलग जो सिंगर्स थे उनके थ्रू गाए गए। बंगाल में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है,
मद्रास में नतेशा शास्त्री जो थे उन्होंने बहुत सारी फोक टेल्स और स्टोरीज सॉन्ग्स जो थे उन सबको कलेक्ट किया, जिनके बेस पे जितने भी डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटी कास्ट के जो लोग थे उनको एक किया गया। एंड ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट एक ट्राई कलर फ्लैग भी डिज़ाइन किया गया जिसमें रेड ग्रीन और येलो कलर होता था बंगाल के अंदर। इसमें 8 लोटस होती थी जो इंडिया के अंदर उस टाइम की 8 प्रोविंस 8 रियासतों को शो करती थी। और इसमें क्रिसेंट मून भी होता था जो हिंदू और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था। तो इसके अलावा जो री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री था उसकी वजह से भी लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड हुई, और जो राइटर्स थे रीडर्स थे उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया लोगों को एक करने में, लोगों की जो मिजरेबल कंडीशंस है ब्रिटिशर्स के अंडर उनको शो करने में। तो जिससे जो है लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है आपस में जुड़े, इकट्ठा हुए और उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई, और इन सब की वजह से ही जो है इंडिया को फ्रीडम मिली। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको चैप्टर की जो रिवीजन है वो आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, सो इस चैप्टर के साथ आपकी जो फिगर बेस्ड असाइनमेंट है आपको वो भी करनी है। उसके बाद नेक्स्ट डे आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, आफ्टर दैट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड सैटरडे देर विल बी टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो बी रेडी फॉर द चैप्टर, कीप लर्निंग एंड कीप रीडिंग योर NCERT। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।